Hello guys, I'm Sharendra Sharma. I welcome you to our channel Domain of Physics. इस ऑनलाइन कोर्सेज में फिजिक्स के आपका सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम सभी लॉकडाउन हैं और इस लॉकडाउन का हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बेसिकली नुकसान तो हमारा पढ़ाई का हो रहा है। हमारे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं, सारे स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है, जिस वजह से हम ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना एग्ज़ाम, ना कुछ भी नहीं होगा। बट फिर भी एग्ज़ाम तो होंगे, हमारी क्लास भी आगे चलेंगी। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने ये पहल की है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, ताकि आप सभी का नुकसान ना हो और आपके ऊपर आगे बर्डन ना पड़े। बिकॉज अगर जुलाई में क्लास स्टार्ट होती है, जुलाई में अगर लॉकडाउन खुलता है और क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो ये 3 मंथ जो बिगड़ जाएंगे हमारे, उन्हें रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाए। और 12th क्लास के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके प्री बोर्ड वगैरह स्टार्ट होते हैं फिर दिसंबर में या जनवरी में प्री बोर्ड होते हैं, दिसंबर में मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा। तो इसी को देखते हुए ये ऑनलाइन क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। आज हम पढ़ने जाएंगे क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बारे में आज हम जानेंगे बेसिक बातें कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वो बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप लोगों ने अब से पहले सुना होगा क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो शुरू करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज से। क्लास 12th में अगर बात करें तो टोटल 10 यूनिट्स हैं। पहले एक बार सिलेबस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं 12th के बारे में। तो क्लास 12th में टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिनको डिवाइड किया गया है 14 चैप्टर्स में। सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा सभी को, उसमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी। इन 10 यूनिट्स में जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये फर्स्ट चैप्टर है और ये सेकंड चैप्टर है। तो अभी हम पढ़ने जाएंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज का, बेसिक होगा तो ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम क्या समझते हैं? तो इलेक्ट्रो मीन्स हो गया आपका बेसिकली चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। कोई भी चीज ठहरी हुई है, रुकी हुई है, उसको स्टैटिक्स बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन हो गया कि वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे जो कि रेस्ट पर होगा। यानी इस पूरी यूनिट में हमें चार्ज की स्टडी करनी है। कैसे चार्ज की? जो कि रेस्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट। तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट। ओके, सो चार्ज के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जान लिया, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज? The first question arises in our mind. What is charge? Electric charge. Simply charge भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज की डेफिनेशन देना थोड़ा उतना ही मुश्किल है
जितना एक मास को डिफाइन करना। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मास, तो आप कैसे बताओगे कि एक बॉडी के अंदर जो मैटर कंटेन है उसको उसका मास कहते जाता है। इसी तरीके से चार्ज को डिफाइन करना भी इतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल मास। मास की भी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, उसी तरीके से चार्ज की भी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। इसको समझने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं चार्ज इज समथिंग possessed by material objects to possible for them to exert electrical forces or to respond to electrical forces। मैं लिख दे रहा हूं, charge is something possessed by the material objects for them to respond to the electrical forces। और exert electrical forces both things हो सकती हैं। ओके, तो चार्ज क्या है? एक ऐसी कोई क्वांटिटी है, कुछ ऐसा है जो एक बॉडी के ऊपर होता है, किसी भी मेटीरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को रेस्पॉन्ड करेगी, बॉडी उनकी तरफ अट्रैक्ट होगी या रिपेल करेगी, वो कर सकती है। तो ये है चार्ज। चार्ज का सोर्स क्या है? बेसिक सोर्स अगर आपको देखा जाए चार्ज कहां से आता है, तो बेसिक सोर्स क्या है चार्ज का? चार्ज का बेसिक सोर्स से पहले हम जरा बात करते हैं कुछ पार्टिकल्स की, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये 3 हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके बारे में हमने खूब पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 में पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज and it is neutral, neutron is neutral। तो यही है हमारे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के सोर्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही है हमारे सोर्स ऑफ चार्जेस। किसी पार्टिकल के ऊपर चार्ज है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिसाइड करते हैं। चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ये 2, नेगेटिव और पॉजिटिव। टाइप्स कह दो या पोलैरिटी कह दो, व्हाटएवर। पॉजिटिव और नेगेटिव। ये सभी जानते होंगे कि 2 पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, है ना? अट्रैक्ट करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बेटे थोड़ा ध्यान से सुनो। 2 पॉजिटिव चार्ज नेवर अट्रैक्ट, दे रिपेल। आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए भी व्हाट आई एम सेइंग। तो 2 अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। यहां होगा अट्रैक्शन। ओके, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो ये तो हमें पता ही था इसके बारे में। अच्छा, हमजा ने बोला है कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क होता है, क्वार्क नहीं होता।
द फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर दीज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर ओनली प्रोटॉन के अंदर क्वार्क होते हैं, बट उनको फंडामेंटल नहीं कहा सकते क्योंकि उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करते, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ चार्ज पढ़ लिया। चार्ज होता क्या है, एक जस्ट डेफिनेशन है। नेगेटिव पॉजिटिव दो तरह के होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, यहां क्लियर। इसके बाद बात करते हैं कि चार्ज जो है ट्रांसफर कैसे होता है। कोई बॉडी चार्ज है या कोई बॉडी चार्ज नहीं है, ये कैसे पता चलता है? या कोई बॉडी चार्ज है तो चार्ज किसकी वजह से है, ऐसा क्या हुआ बॉडी के साथ जो बॉडी चार्ज हो गई? द बेसिक रीजन टू हैव टू फॉर अ बॉडी टू बी चार्ज। मैं फिर रफ कर देता हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है। उससे पहले बात करते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या चार्ज नहीं है। ये कैसे मतलब ये कैसे पता चलेगा कोई बॉडी चार्ज है या चार्ज हुई है, तो किस वजह से चीज हुई है? तो फंडामेंटल कॉज ऑफ चार्जिंग इज व्हाट? चार्जिंग का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, देख लेते हैं एक बार। एक कोई बॉल बना देता हूं सिंपल। क्या है ये? एक सर्कल है, लेकिन हम इसे बॉल बोलते हैं। ये है आपकी बॉल जो कि अभी न्यूट्रल है। ये बॉल आपकी न्यूट्रल है। इससे क्या मतलब हुआ, बॉल न्यूट्रल है तो इट मींस कि इट हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्जेस। इसके बाद दोनों चार्जेस हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में, दैट्स व्हाई इट न्यूट्रल। इसकी वजह से क्या न्यूट्रल हो गई है, तो दोनों चार्जेस के बराबर है इसके पास। दोनों चार्जेस का मतलब इस बॉल के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, याद है किसी को? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। पढ़ा होगा शायद कहीं किसी देखा होगा कोई। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है, बस प्लस का। सेम चार्जेस होते हैं। कूलम क्या है, बात नहीं करी तुमने इसके बारे, सी के बारे में बात नहीं करी, अभी करते हैं बात। इस सी के बारे में भी बात करते हैं। व्हाट इज दिस सी? तो इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, प्रोटॉन पे इतना चार्ज, दोनों चार्ज सेम है। एक बॉडी के ऊपर अगर इनके नंबर सेम रहेंगे तो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी। तो बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या करें, डिसबैलेंस कर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो नंबर है उसको डिसबैलेंस कर दो, इक्वल से कम कर दो या ज्यादा कर दो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। प्रोटॉन बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपको बताता हूं फंडामेंटल कॉज ऑफ चार्जिंग। द फंडामेंटल cause of charging is actual transfer of electron from one material to other। एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल पे ट्रांसफर होने की वजह से ही क्या होता है, कोई बॉडी चार्ज होती है। और ट्रांसफर ओनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन मूवेबल होते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं, बट प्रोटॉन नहीं होते। प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, बॉडी एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो बाहर नहीं आ सकते। वो फिर बाहर आएंगे कब, जब रेडियो एक्टिव डीके होगा या रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से बॉडी की क्या होती है, चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से चले जाएंगे या इलेक्ट्रॉन की क्या होगी,
डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन कम हो गई, बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे आए हैं, न्यूट्रल बॉडी, ये भी न्यूट्रल बॉडी, दोनों न्यूट्रल बॉडी है। इस बॉडी से इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया, इलेक्ट्रॉन का तबादला हो गया इस जगह से इस जगह। क्या हुआ, कुछ उसमें घोटाला वगैरह या होगा ईमानदार, तो इसका यहां से यहां पर क्या हो गया, तबादला कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गई भैया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा हो गए, बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और ये वाली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, चार्जिंग होती है। तो चार्जिंग का बेसिक कॉज क्या है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप घर में करके भी देख सकते हो, इसके बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक सिंपल एक कोई स्ट्रो ले लो, उसको एक सिंपल अपने हाथ पर रब करो, अपने कपड़े पर रब करो, उसके बाद उस स्ट्रॉ से आप पेपर पीसेस को उठा सकते हो। पेपर के छोटे छोटे पीसेस ले लो और उनको स्ट्रॉ की हेल्प से उठाकर देखो, आराम से उठ जाएंगे। बिकॉज जब आपने रब किया स्ट्रॉ को, तो स्ट्रॉ के अंदर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए कपड़े के अंदर, तो आपका स्ट्रॉ चार्ज हो गया, और आपने जहां रब किया तो वो भी बॉडी चार्ज हो गई। और पेपर से पहले से कुछ चार्ज है, चार्ज नहीं भी है तो भी वो अट्रैक्ट करेंगे। तो पेपर को क्या करेगा, स्ट्रॉ आपका अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं करके भी दिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इस सेटअप लगाकर ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा। तो ये हो गया कॉज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, बॉडी चार्ज होगी और ये होगी। अब जरा चार्ज को ट्रांसफर करते हैं कि किसी बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है या किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो क्या प्रोसीजर ले सकते हैं, किन किन प्रोसेस के थ्रू हम किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं। ओके, 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से, पहला कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स एक्चुअल कांटेक्ट से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को कांटेक्ट में लाए, एक्चुअल कांटेक्ट हुआ, उसकी वजह से जो चार्ज ट्रांसफर होगा उसको बोला जाएगा कंडक्शन। दूसरा इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन कुकर होता है, करेंगे इसके बारे में। और तीसरा रेडिएशन, इसके बारे में नहीं करेंगे अभी बात, इसके बारे में बाद में कभी देखेंगे जब ये टॉपिक कहीं आएगा तब, यहाँ पर नहीं है अभी। ठीक है, तो अभी हमें बात करनी है कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में। तो पहले कंडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंडक्शन का मतलब है आपस में एक्चुअल कांटेक्ट होगा तब कोई बॉडी, तब एक चार्ज दूसरी बॉडी से ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये आपकी बॉल हो गई, जो कि आपकी क्या है, अगेन न्यूट्रल है। आप एक रॉड लेकर आए जो कि आपकी पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और आपने इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके साथ क्या करा, कांटेक्ट में लिया, इसको टच करके, इससे ये तो न्यूट्रल था। जैसे आप इसे इसके साथ टच करोगे तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि इसका चार्ज इस बॉडी पर आ गया। पूरा नहीं आएगा, कभी सोचो पूरा आ जाएगा, पूरा ही आएगा, वो एक रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसके ऊपर भी कुछ इसके ऊपर, दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंडक्शन की वजह से कोई बॉडी चार्ज होती है। दूसरा प्रोसीजर इंडक्शन है। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में क्या होता है, चार्ज कांटेक्ट से नहीं आता, इंड्यूस होता है, यानी कि एक बॉडी दूसरी बॉडी में चार्ज को इंड्यूस करेगी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट में आए बॉडी के अंदर क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। तो भी कैसे वो हवा में उड़ के जाएगा, नहीं जाएगा, हवा में उड़ के भी जाएगा। देखो क्या होता है, अगेन फिर से वही बॉल, न्यूट्रल बॉल, याद होगा न्यूट्रल बॉल कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, होती है
क्या न्यूट्रल बॉल कभी न्यूट्रल होती है? नहीं, उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। तो जब हम न्यूट्रल बॉल के नजदीक में किसी चार्ज रॉड को लेकर आएंगे, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जब हम एक न्यूट्रल बॉल के नजदीक में किसी पॉजिटिव चार्ज रॉड या नेगेटिव चार्ज रॉड को लेकर आएंगे, अभी कांटेक्ट नहीं, यहाँ पर दूर है, बस नजदीक लेकर आएंगे। नजदीक लाने की वजह से क्या हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बॉल के अंदर चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज सेपरेशन। पॉजिटिव चार्ज इस बॉल के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो वो सभी चार्जेस इधर की तरफ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो वो दूर हो जाएंगे, और इस बॉल के अंदर क्या हो गया, एक चार्ज सेपरेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस बॉल को हमने अभी भी, लेकिन बॉल के ऊपर दोनों चार्जेस है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, इधर वाला पार्ट नेगेटिव है, इधर वाला पार्ट पॉजिटिव है। अर्थिंग कर दो, इधर से हमने अर्थिंग कर दी, नेगेटिव चार्ज पूरा पूरा ग्राउंड में चला गया। पता है ना अर्थिंग के बारे में, थोड़ा बहुत सुना होगा, कोई नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, तो यहाँ से आपका चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया, पॉजिटिव बचा क्या बॉडी के ऊपर, नेगेटिव, नेगेटिव बच गई। तीर चलाया ना, गोली चली, बॉडी क्या हुई, चार्ज हो गई, ओनली बाय योरसेल्फ। सिर्फ टच भी नहीं है यहाँ पर, कोई आपका ना कांटेक्ट है ना कुछ है, बस इसकी वजह से बॉडी अपने आप ही इंड्यूस हो गई। खरबूजे को देख के खरबूजे ने खुद ही रंग बदल लिया। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज कर सकते हो बिना किसी कांटेक्ट के, और कांटेक्ट से तो हो ही जाएगी, कांटेक्ट से हो ही जाएगी। ओके, तो ये दो तरीके हैं आपको किसी चार्ज को ट्रांसफर करने के, एक कंडक्शन, एक इंडक्शन। रेडिएशन के थ्रू भी चार्ज ट्रांसफर होता है, बाय एयर भी चार्ज आता है, इसके बारे में हम कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे, कोरोना इफेक्ट वगैरह, वहां पर भी एक इफेक्ट आता है, कोरोना इफेक्ट, कोरोना इफेक्ट, हाँ शायद कोरोना इफेक्ट ही है, अभी थोड़ा स्किप हो रहा, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपको बोलेगा कि आपको एक पॉजिटिव चार्ज रॉड दी गई है और आपको एक स्फीयर को नेगेटिव चार्ज बनाना है विदाउट एनी कांटेक्ट, इंडक्शन के हेल्प से, तो आप कैसे करोगे? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। या क्वेश्चन आ जाएगा कि एक स्फीयर दिया हुआ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, आपको एक दूसरा न्यूट्रल स्फीयर दिया हुआ है, उसको आपको नेगेटिव चार्ज बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? इस तरीके क्वेश्चन पूछेगा। तो यही मेथड है, नजदीक लाओगे, चार्ज सेपरेशन होगा और आपको फिर क्या कर देना है, अर्थिंग कर देनी है, तो आपका हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरीके से भैया आपका क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। अच्छा, मैंने अभी बात की थी कि आप स्ट्रॉ को रब करोगे तो रब करने की वजह से क्या आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ये भी एक कॉज हुआ ना कि रब करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सॉरी बॉडी चार्ज होती है। रबिंग से क्या होता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसको कह सकते हैं। तो रबिंग की वजह से भी बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं लाइफ में, लाइक आप देखोगे कि जो पेट्रोल टैंकर्स होते हैं वो जब लंबी दूरी ट्रैवल करते हैं तो उनके बीच में भी क्या होता है, फ्रिक्शन होता है बिटवीन ट्रक्स एंड एयर की वजह से फ्रिक्शन होता है। तो इसकी वजह से आप देखोगे टैंकर और आगे का जो पार्ट होता है उसके बीच में कुछ वायर्स होते हैं, काफी सारे वायर्स होते हैं, कुछ वायर्स में नीचे लटके हुए होते हैं जो कि ग्राउंड को टच करते हैं कभी कभी। जब वो टैंकर चलता है तो जब वो आपका किसी ब्रेकर वगैरह से निकलेगा या कुछ किसी थोड़ी ऊंची जगह से निकलेगा तो वायर जमीन को टच कर जाते हैं। एक्चुअल में ये कोई डिफेक्ट नहीं है, वो डाले ही इसलिए जाते हैं ताकि वो जमीन को टच करें, वो अर्थ को टच करें। तो ये क्यों डाले जाते हैं, ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि चलने की वजह से ट्रक के ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, जब आपकी वायर टच करे ग्राउंड को, सारा का सारा चार्ज अर्थ में चला जाए, एक्यूमुलेट हो जाए अर्थ में, और आपका टैंकर सेफ रहे, वो न्यूट्रल हो जाए। अनलेस
किसी भी एक कोई चिंगारी या फिर कुछ भी एक इलेक्ट्रिक कुछ हुआ तो उसमें आग लग सकती है और बहुत बड़ा जान मान का नुकसान हो सकता है, इसकी वजह से वो छोड़े जाते हैं। एरोप्लेन की बात करें, प्लेन की बात करें हम, तो प्लेन के अंदर भी बहुत ज्यादा चार्ज होता है। अगर प्लेन जब रनवे पे लैंड करता है, अगर वो जब प्लेन चलता है तो ऊपर तो बहुत तेज हवा चलती है, प्लेन की स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो प्लेन का जो बाहर की बॉडी है वो काफी तेज रब होती है ड्यू टू एयर, और आपको तो पता है एयर फ्रिक्शन कितना तेज होता है। कोई अगर आपका मीटियोर वगैरह गिरे अर्थ पर तो पूरा जल जाता है फ्रिक्शन की वजह से। तो स्पीड डिपेंड करती है कितना ज्यादा फ्रिक्शन है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से प्लेन की बॉडी भी पूरी कंप्लीटली चार्ज हो जाती है। इसकी वजह से आपके प्लेन के जो टायर्स होते हैं वो कंडक्टिव होते हैं, कंडक्टिंग टायर होते हैं प्लेन के, रबर के होते हैं लेकिन वो कंडक्टिंग होते हैं। और जो रनवे बनाया जाता है वो भी कंडक्टिंग बनाया जाता है। तो जैसे ही आपका प्लेन लैंड करता है टायर्स के थ्रू सारा का सारा चार्ज अगेन ग्राउंड में अर्थ हो जाता है, अर्थिंग हो जाती है, सारा का चार्ज ग्राउंड में चला जाता है और प्लेन फिर सेफ है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल है लाइफ में, रबिंग की वजह से क्या होता है आपका हो जाता है। ओके, और आप एग्जांपल बुक में एक बार देख लीजिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, अब करते हैं बात हम चार्जेस के अट्रैक्शन की और रिपल्शन की। कोई भी दो चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, लेकिन उनके बीच में जो रिपेल कर रहे हैं तो किस मैग्नीट्यूड से रिपेल कर रहे हैं, किस मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको कौन डिफाइन करेगा, कितना फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, इसको कौन डिफाइन करेगा। तो इसके लिए फिर वही फिजिक्स में तो कौन आता है, साइंटिस्ट आते हैं, वही लॉ देते हैं। इसके लिए भी दे दिया एक लॉ, आते बात करते हैं इस लॉ के बारे में। ये है आपका कूलम्ब्स लॉ, COULOMB, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में एक लॉ दे दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि टू चार्जेस, the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to, proportional की स्पेलिंग नीचे कॉपी करते हैं, inversely proportional to square of the distance between them। एक बार समझते हैं इसको यार क्या है। कूलम्ब ने कहा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है दो चार्जेस के बीच में, वो आपका डिपेंड करेगा उन दो चार्जेस के जो उनके वो जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के। मैथमेटिकल टर्म में देखें तो सपोज करो कोई ये की चार्ज है, इसको Q1 नाम देता हूं मैं, तो ये दूसरा चार्ज है, इसको Q2 नाम देता हूं। Q1 इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है, सपोज करो इसको हम R नाम दे देते हैं। अच्छा, जो दूरियां होती हैं वो हमेशा सेंटर से सेंटर ली जाती है। आपने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने से पहले आप 11th क्लास का ग्रेविटेशन जरूर पढ़ें। पूरा का पूरा एनालॉजी है ग्रेविटेशन का। अभी जरा बात करेंगे एनालॉजी के बारे में कि क्या क्या चीजें सिमिलर है। तो काफी चीजें क्या है सिमिलर है, तो आप एक बार ग्रेविटेशन को एक बार रिवीजन कर लें घर से, ताकि आपको ये और अच्छा समझ में आ सके और आप एक कंपैरिजन बीच में ला सके। तो Q1, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है और बीच में डिस्टेंस इनका R है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स F is directly proportional to Q1
इंटू Q2, यानी प्रोडक्ट के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर ये आपका प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, इसको हटाएंगे, हमेशा से बचपन से हटाते आ रहे हैं, इसकी जगह क्या है कांस्टेंट आएगा। ओके, सो कांस्टेंट होगा आपका f इक्वल्स टू k, लिखते हैं इसको Q1 Q2 ओवर r²। ये आपका क्या बन गया कूलम्ब्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म हुई, k Q1 Q2 ओवर r²। k क्या है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं या कहेंगे। ओके, सो k Q ये आपका कूलम्ब्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब k के बारे में थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं। ये k जो है बहुत कोई सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, बहुत बड़ा रोल है इसका। इस k के बारे में जरा बात करते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे इसको। k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस k की वैल्यू एक्चुअल में ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड एस EPSILON एप्सिलॉन, और ये नीचे जीरो लगा हुआ है, इसको नॉट पढ़ दे, नॉट एप्सिलॉन नॉट, रीड एस एप्सिलॉन नॉट, इसको ओनली ठीक है। इसका एप्सिलॉन एक्चुअली क्या है, ग्रीक लेटर है, बहुत सारे आपने लेटर्स सुने होंगे ग्रीक के, अल्फा बीटा गामा थीटा, तो इन्हीं में से ये एप्सिलॉन भी है। तो इस एप्सिलॉन का यहाँ पे ठीक है ग्रीक लेटर है, पर यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है। ओके, सो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये प्रॉपर्टी बता रहा है मीडियम की। क्या बता रहा है आपका आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मीडियम की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। मीडियम मतलब मीडियम क्या, इन दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम प्रेजेंट है, एयर है या वाटर है, कुछ भी है समथिंग, या वैक्यूम है, तो उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ओके, तो आपका k आपका प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को शो करता है। इसमें भी ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट है बेसिकली एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इसके लिए बाकायदा एक अच्छा वाला नाम दिया गया है फिजिक्स में एप्सिलॉन नॉट के लिए। इस चैप्टर में क्या नाम है इसको, एप्सिलॉन नॉट को हम पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, या परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका मीडियम फ्री स्पेस है, इसलिए मैंने फ्री स्पेस लिखा है। जब नॉट लगा होगा, एप्सिलॉन के नीचे नॉट लगा होगा, तो उसका मतलब है वो फ्री स्पेस के लिए डिनोट किया जा रहा है। जब सिर्फ एप्सिलॉन होगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, ग्लिसरीन हो सकती है, पेट्रोल हो सकती है, पानी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है और शराब भी हो सकती है। ओके, मीडियम कुछ भी हो सकता है। तो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मीडियम किस तरीके से बिहेव करेगा। अच्छा, बिहेव यहाँ पर मतलब बिहेव करने का क्या मतलब है, मीडियम क्या करेगा, एक्चुअली क्या होता है, मीडियम की खुद की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। मीडियम आपको अलाउ करेगा कि आप इन दो बॉडी के बीच में, ये दोनों बॉडी आपस में कितना फोर्स लगा पा रही है। सो एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, तो ये मीडियम क्या बताता है कि कितना अलाउ करेगा तो चार्जेस को अट्रैक्ट और रिपेल होने में। मीडियम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इस चीज में। तो एप्सिलॉन हो गया आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दिखाई दे रहा है, और एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कशन करते हैं। मैं इसको रफ कर देता। तो हम एप्सिलॉन के बारे में बात कर रहे थे। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है
8.85 इंटू 10⁻⁻12 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखिए यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला था कूलम्ब फ्लो का। ओके, K को हम यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और यहाँ पर F। तो इस एप्सिलॉन नॉट की अगर यूनिट देखी जाए तो यूनिट क्या होगी? उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि Q की यूनिट क्या होती है, यानी कि चार्ज की यूनिट क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, Q1 चार्ज हो गया। चार्ज को आप मेजर करोगे कूलम्ब में, COULOMB कूलम्ब, या इसको सिंपली C से लिख सकते हैं, कैपिटल C लिखते हैं इसके लिए, कूलम्ब। कूलम्ब जो है यूनिट है चार्ज। चार्ज को आप किसमें मेजर करोगे? कूलम्ब में मेजर करते हैं। डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, सभी जानते हैं। R आपका डिस्टेंस हो गया जो कि मीटर में है, M से लिखा जाएगा। और फोर्स तो वेल नोन है, न्यूटन होता है। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी यहां से क्या निकलेगी? न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर। ये कूलम्ब और ये कूलम्ब दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। 11 का टॉपिक था, समझ आ गया होगा आई थिंक। कूलम्ब न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हर मीडियम के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम के लिए। किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये वैल्यू वैक्यूम के लिए, एयर के लिए, वाटर के लिए, सभी के लिए क्या होगी? अलग अलग वैल्यूज होंगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये जो पूरी टर्म है जिसको हमने K लिखा है, इसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है। 4 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालो, सब कुछ कैलकुलेशन करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल कर आती है, जिसको हम K बोल रहे हैं यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यूनिट की अगर बात करें। ठीक है, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये भी हम यूज कर सकते हैं बिटवीन द क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁹ कूलम्ब मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट वैसे जरूरी नहीं लिखी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। एप्सिलॉन नॉट हो गया, कूलम्ब फ्लो हो गया। कूलम्ब फ्लो में ये वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू होती है? एप्सिलॉन नॉट की क्या सिग्निफिकेंस है, आपको क्या बताता है? एक चीज और, ये फोर्स तो हो गया आपका जब ये वैक्यूम में लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है। अगर मीडियम प्रेजेंट होता तो क्या करते हैं? एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये होगी, एक बॉडी ये होगी। इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। और अभी यहाँ पर क्या है? वैक्यूम है। अभी क्या है यहाँ पर? वैक्यूम है। ओके, तो अभी इनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा हम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फ्लो। तो इनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल्स टू, इसको मैं K लिख लेता हूं, तो ये भी तो सॉरी K नहीं, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये लिखते हैं। ओके, सो तो ये फोर्स लग रहा है, इसको मैं F लिख देता हूँ, F लिखो, F नॉट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये फोर्स लग रहा है इनके बीच में, बॉडी के बीच में। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी क्या वैक्यूम में है। अब हम क्या करेंगे? इस पूरे सिस्टम को, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को उठाकर पुट कर देते किसके अंदर? वाटर के अंदर पुट कर दे सपोज।
सपोज करते हैं इसको हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ आपका, ये Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, बीच की दूरी सेम रखेंगे, वही है R है, मतलब कुछ छेड़ा नहीं है, बस इसको उठा के हमने पानी के अंदर रख दिया और कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। तो अब ये बीच में मीडियम है, यहाँ पर क्या आ गया आपका, वाटर आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रहा, अब क्या हो गया, मीडियम आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आ चुका है, मीडियम आ चुका है। तो इस मीडियम की अब क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन हो जाएगी। तो बीच में मीडियम क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया, ना कि एप्सिलॉन नॉट। तो अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, उस फोर्स की वैल्यू अब इसको एफ डैश लिखकर 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हो जाएगी। वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से ये हो गया फोर्स आपका वाटर के अंदर और ये हो गया वैक्यूम के अंदर। क्वेश्चन ये पूछता है कि जब ऐसा होगा तो आपके फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स आपका कितना कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, कम होगा या बढ़ेगा, क्या होगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, R सेम था, Q1 Q2 सेम है, यहाँ पर भी सिर्फ क्या चेंज हुआ है, एप्सिलॉन चेंज हुआ है। तो फोर्स बढ़ा या घटा, इसके बारे में बात करते हैं। इसको जरा रफ कर दो इधर से, इनका रेशियो लेते हैं दोनों फोर्सेस का, F0 अपॉन में F डैश इक्वल्स टू, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये सब कुछ तो कट जाएगा, Q1 Q2 R से सब कुछ कट जाएगा, बस क्या बचेगा, 1 पाई भी कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एप्सिलॉन बचेगा। तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन। जब इन दोनों का हमने रेशियो लिया तो क्या आ गया, F0 अपॉन F डैश इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ओके। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है या एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा होती है, ये डिपेंड करेगा मीडियम। वैसे एप्सिलॉन नॉट से कम वैल्यू किसी की नहीं होती। तो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर, ये भी एक टर्म है। चलिए इतना ही करते हैं आज के लिए।